हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के लिए नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप लोगों को इसमें आंसर लिखना है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जालक बिंदु होता क्या है। जैसे हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, माना उसका डायग्राम ये है। ठीक है। अब जो घटक कण होते हैं वो इस क्रिस्टल जालक पे होते हैं ना। उसके घटक कण जो होंगे क्रिस्टल जालक के, वो इस पे लगे हुए होंगे। और उन क्रिस्टल जालकों को जिनके द्वारा क्रिस्टल जालक में घटक कणों को जिसके द्वारा दिखाया जाता है, इन बिंदुओं के द्वारा, है ना। इनको हम जालक बिंदु कहते हैं, जिनके द्वारा घटक कणों को दिखाया जाता है। ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि किसी, एक मिनट कलर चेंज करो। किसी क्रिस्टल में घटक कणों को घटक कणों की स्थिति बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये जी। आंसर हमें लिखना है और इसी तरीके से एक डायग्राम भी बनाना है, जिसमें हमें यहाँ पे पॉइंट आउट भी करना है। इस बिंदु को दिखाकर इस पे लिखना भी है कि ये क्या है, जालक बिंदु है। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा जालक बिंदु का, जी। एक नंबर में है। और इतना आप लोगों को लिखना है। किसी क्रिस्टल में घटक कणों की स्थिति को, यहाँ पे एक को भी आएगा, को लिखना होगा, स्थिति को बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित की स्थिति, नहीं को नहीं आएगा ना। स्थिति बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि एकक कोष्टिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास एकक कोष्टिका हमें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार की होती है। तो उसका डायग्राम हम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है। ये हमारी एकक कोष्टिका हो गई। और इसको अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बता दें। तो इसमें यहाँ पर जो हमारे पास एकक कोष्टिका होती है उसमें 6 पैरामीटर होते हैं। जैसे हमारे पास ये लंबाई है ना, एक, ऊंचाई 2, और चौड़ाई 3। तो इनको ए, बी और सी कह लेते हैं, है ना। तो हमारे पास जो पैरामीटर है उसमें पहला तो आ जाएगा ए, बी, सी, है ना। अब दूसरा, जो बाकी के 3 है वो कोण होते हैं। जैसे ए और बी के बीच में जो कोण होगा उसे हम अल्फा कहते हैं। ठीक है। और बी और सी के बीच में जो कोण होता है उसे हम बीटा कहते हैं। और ए और सी के बीच में जो कोण होता है उसे अल्फा कहते हैं। तो यहाँ पे 3 जो बाकी के बचे, अल्फा, बीटा, इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये 6 पैरामीटर है, बस इतना ही लिखना है ना। ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा। ये 6 पैरामीटर हो जाएंगे एकक कोष्टिका को अभिलक्षणित करने वाले। ठीक है, समझ में आया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिस्टल जालक एवं एक एक कोष्टिका में विभेद कीजिए। अब क्या है, इसका डिफरेंस नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका दोनों में क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे विद डायग्राम, है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्रिस्टल जालक के लिए।
अच्छा, क्रिस्टल जालक क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। जैसे हमारे पास ये क्रिस्टल जालक मैंने अभी बताया है ना, तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, जो घटक कण होते हैं किसी भी क्रिस्टल के, है ना, उन घटक कणों की एक त्रिविमीय व्यवस्था, है ना, एक नियमित व्यवस्था की को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है ना, कि क्रिस्टल जालक के जो घटक कण है उनके नियमित व्यवस्था या त्रिविमीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। लिखेंगे कैसे, लिखो, किसी क्रिस्टलीय किसी क्रिस्टल ठोस के घटक कण। अब ये घटक कण कौन कौन से होते हैं, तो ब्रैकेट में लिख लो, जैसे परमाणु, अणु या आयन, क्रिस्टल में क्रिस्टल में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टल ठोस के घटक कण क्रिस्टल में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, बिंदु, यहाँ पे लिखेंगे घटक कणों की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेता हूँ। किसी क्रिस्टल ठोस के घटक कण, परमाणु, अणु, आयन क्रिस्टल में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। घटक कणों की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारी क्रिस्टल जालक के लिए। उसके लिए हम एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे, है ना, और इसके बाद हम एकक कोष्टिका के लिए लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या हो जाएगा, इससे दो प्रश्न हमारे क्लियर हो जाएंगे। एक तो सीधा सीधा एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिस्टल जालक क्या है, और या ये आ सकता है कि एकक कोष्टिका क्या है, और दोनों में अंतर भी आएगा, तो इसी को हम दोनों को साथ में लिख के कर सकते हैं, है ना। तो एकक कोष्टिका क्या होती है, पहले वो है कि किसी भी क्रिस्टल जालक को ना, अब जमाना बात ये हमारी एकक कोष्टिका है, और इसको हम बार बार रिपीट करने पर, है ना, हमें क्रिस्टल जालक मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार रिपीट करने पर हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकक कोष्टिका। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, वो देख लो। किसी क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे जिसे बार बार पुनरावृत्त, है ना, या हम इसको एक और शब्द लिख सकते हैं, दोहराने, दोहराने पर। और अगर पुनरावृत्त लिखोगे तो पुनरावृत्त करने पर, दोहराने पर क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसे एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, है ना, सरल घनीय एकक कोशिका
केंद्रित एकक कोशिका, फिर केंद्रित जो एकक कोशिका है, अगर हम इसके प्रकार बताएं आप लोगों को, तो दो प्रकार हम बता सकते हैं। एक तो सरल वाली, ठीक है, दूसरी केंद्रित एकक कोशिका। और केंद्रित में भी क्या होगा, फिर दो प्रकार आ जाएंगे हमारे पास। एक बीसीसी अंतः केंद्रित, और एक एफसीसी फलक केंद्रित। ठीक है, आए समझ में? जी सर। ठीक है ना? मेरी आवाज सही से आ रही है? रुक रुक रही है क्या? जी सर। नहीं। नहीं रुक रही, सही से आ रही है ना? जी। ठीक है ना? तो ये समझ में आया क्वेश्चन? देखो, क्रिस्टल जालक और एकल कोष्टिका में विभेद करने के लिए अगर हम इतना लिखते हैं, क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन, उसका डायग्राम, एकल कोष्टिका की डेफिनेशन और डायग्राम, तो इतना काफी है ना? ठीक है। अब एक प्रश्न ये है भाई, है ना, ये वैसे मैंने क्लास में भी करवाया है, लेकिन आज फिर से करवा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है, एक घनीय ठोस दो तत्वों पी और क्यू से बना हुआ है। ठीक है, घन के कोनों पर क्यू जी। परमाणु और अंतः केंद्र पर पी परमाणु है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? पी क्यू की उप सहसंयोजन संख्या क्या है ना? और ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, है ना, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको सॉल्व कर रहे हैं और आगे आने की संभावना पूरी है ना? अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, कोनों, घन भी लिखना है, घन के कोनों पर उपस्थित, सर आता है। हाँ कोई बात नहीं, बाकी लोगों के लिए, घन के कोनों पर उपस्थित परमाणु, ठीक है, कौन सा है? क्यू। और क्यू है तो इसलिए परमाणुओं की संख्या, ठीक है, तो कितना, 1/8, कोनों के लिए 1/8 होता है ना, और कुल कितने हो जाएंगे? जी। 8। कोनों पर 8 होते हैं, 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। इसी तरीके एक। से अंतः केंद्र पर, अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु कौन से हैं? पी। और यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अंतः केंद्र पर कितने परमाणु रहते हैं? एक, है ना? तो पी भी एक, क्यू भी एक, तो सूत्र हम लिख लेंगे कितना, P1 Q1। लास्ट में क्या हो जाएगा? P और Q, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना? अब हमें लिखनी है P की उप सहसंयोजन संख्या। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखना कि ये ना कौन सी एकक कोशिका बना रहा होगा। देखो, P और Q अंतः केंद्र बना रहे हैं ना, ये कोनों पर है, और P जो है वो बीच में है, घन के, तो ये अंतः केंद्र बना रही है, यानी कौन सी बना रहे हैं? BCC। और BCC के लिए मैंने तुम्हें उप सहसंयोजन संख्या कल बताई होगी, वो होती है 8, है ना? तो P के लिए 8 है, तो Q के लिए भी क्या हो जाएगी? 8, है ना? ठीक है, ठीक है, ये नोट करके रखना है ना। कल मैंने तुम लोगों को बताई होगी कि BCC के लिए जो उपसर्ग संयोजन संख्या होती है 8 होती है, FCC के लिए कितनी होती है? 12। ठीक है, एक HCP होता है, उसके लिए भी होती है 12। ये जो FCC होता है ना, इसको हम CCP भी कह सकते हैं, उसकी भी क्या होती है? 12। CCP की फुल फॉर्म होती है क्लोज पैकिंग, नहीं क्लोज नहीं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, जी। CCP की। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है ना, इसके फॉर्मूला निकालना है। कोई भी प्रश्न हो सकता है, ऐसा कोई और दूसरा भी हो सकता है, तो सबसे पहले परमाणु की संख्या इस तरीके से निकालेंगे, फिर वहां इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर दोनों जगह 1 1 था, इसलिए सिर्फ इसको PQ लिखा गया। और यहाँ से हमने देखा कि ये कौन सी एकक कोष्टिका हो सकती है, जैसे ये हो रही थी अंतः केंद्र, तो क्या हो जाएगा? 8 8 हो जाएगा। अगर ये FCC बन जाता तो हम क्या बोलते? 12 12। अरे बात, अब हमारे पास जो प्रश्न है, आद्य एकक कोष्टिका एवं केंद्रित एकक कोष्टिका में विभेद कीजिए। तो ये है आद्य एकक कोष्टिका, ठीक है, और आद्य एकक कोष्टिका होती है हमारी जी। वो सरल वाली, सरल एकक कोष्टिका, या इसको मूल एकक कोष्टिका कहते हैं, जिसके
जो घटक कण होते हैं जिस एकक कोशिका में सिर्फ कोनों पर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? आद्य जी एकक कोशिका कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? वह एकक कोशिका जिसमें घटक कण घन के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आद्य एकक कोशिका। उसे क्या कहते हैं? आद्य एकक कोशिका, जिसमें घटक कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो, घन के कोनों पर उपस्थित हो। बात समझ में आई? जी ठीक है, लिखने की जरूरत तो है नहीं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में परमाणुओं की उप संयोजन संख्या क्या होती है? एक है अंतःकेंद्रित घनीय संरचना। अंतःकेंद्रित वही हमारा बीसीसी है ना। और इसकी उप संयोजन जी संख्या अभी बताई कितनी? 8। बस इतना ही लिखना है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, पूरा मिल जाएगा, है ना। अगर ये टोटल एक नंबर का होगा तो मुझे लगता है ये आधे नंबर का और ये आधे नंबर का होगा, है ना। और दूसरा है घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। घनीय यानी क्यूबिक, निबिड़ मतलब क्लोज, और संकुलित का मतलब होता है पैकिंग, ठीक है। और अगर इसको मैं फुल फॉर्म को हटाऊं तो CCP, अभी बताया पीछे, है ना। CCP जी की उप संयोजन संख्या बतानी है। और CCP या ये संरचना समान होती है FCC के, है ना। तो इनमें जो उप संयोजन संख्या होती है वो होती है 12। तो इसका 8 और इसका 12, कहानी खत्म, ठीक है। अब मैं केंद्रित वाली बता देता हूँ, केंद्रित में क्या है ना। तो केंद्रित में हम क्या लिखेंगे? वह एकक कोशिका जिसमें जिसमें घटक कण घन के कोनों के अतिरिक्त अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, अगली लाइन छोड़ के ये लिखेंगे, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक लिखेंगे क्या? अंतः केंद्रित, जिसको हम BCC कहते हैं। और दूसरी फलक केंद्रित, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? FCC, ठीक है। ये लास्ट में थोड़ी हैंडराइटिंग ज्यादा ही खराब हो गई, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को क्या करना है? आधे एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका या मूल एकक कोशिका डेफिनेशन लिखी, हमने डायग्राम बना दिया। फिर हमने केंद्रित एकक कोशिका लिखी, उसके बाद हमने ये लिखा कि ये दो प्रकार की होती है। तो करना क्या है? अंतर केंद्रित एकक कोशिका का डायग्राम बनाना है और फलक केंद्रित एकक कोशिका का डायग्राम बनाना है। 2 नंबर में ये प्रश्न आएगा। और अगर आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात?